When I started drawing cartoons, I knew only one animation master, and that was Walt Disney. And I dreamt of being Walt Disney of India. But my mother was down to earth. She wanted me to become a lawyer, a doctor, or an engineer. Full stop. No argument. But my father came to my rescue. He argued, our child's school report card is pathetic. He is Dumbo in studies. Better motivate him to be a politician. He will earn more money than doctors and lawyers. But destiny had other designs for me. It had chosen not one but multiple paths for me not to earn money. Path number one, to create Bahadur, the first Indian comic superhero. Number two, Dabbuji, the longest running comic strip in India. Number three, to write 80 books and win the national award for my short story collection, Teesri Aankh. Number four, to direct Radhe Radhe, a three-act comedy play that ran for 50 plus shows in Mumbai. To hold 15 shows of paintings in India and abroad. To shoot 3 short films and 1 full-length feature film in Hindi. To save over 30 million liters of water single-handedly through my NGO, Drop Dead Foundation. Of course, these multiple talents didn't bring clouds of currency note pouring over me. Forget a mansion or a Mercedes. Couple of years back, I had one bicycle. Even that was stolen. But what I have gained is so precious that not even the President of America could buy. Two things. One, happiness. And the other one, the Legend of Indian Animation Award. मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आनंद सोटी जी का। आनंद सोटी 80 वर्ष की उम्र है। दुनिया में जल की काफी कमी है, इसीलिए हर एक बूंद का महत्व है, पर फिर भी लोग ना सोच मुझे इसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में जल की एक एक बूंद को बचाने का अनोखा हल लेकर आए 80 साल के आदित्य सूर्ति। हेलो जी, कल आपके घर में ये पैम्पलेट हम लोगों ने डाला था कि आपको मिला है, ये फ्री प्लम्बिंग सर्विस है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज वेलकम। तो आपको पिछले 20 सालों से जानता हूँ, बहुत बड़े राइटर हैं, पेंटर हैं और हर काम में इनका जुनून भी छलकता है। जुनून के साथ साथ इस उम्र में भी वो निडर हैं और कोई भी नया काम करने की क्षमता रखते हैं। उनकी खूबियों के अलावा वो लोगों को पानी की क्या अमूल्यता है ये फ्री समाज सेवा देकर समझाते हैं। उनकी हिम्मत ने लोगों को पानी की क्या अहमियत है इसका एहसास दिलाया। खून से भरा भरता है पूरे देश में। अगर ये मुहिम छिड़ जाए तो क्या बात है। मैं कतरा ही सही, मगर मेरा वजूद तो है। होगा कोई समंदर जो मेरी तलाश में है। I am a painter. My new exhibition is ready. Shortly, I will be exhibited in Bombay, Bangalore, and Canada.
I read it in Sharad Babu's novel, Sharad Chandra, the writer of Devdas. He had given this slogan, "You can." I got it from that. So first thought that came that if Sharad Babu can write, if Ravin Babu can write, if Premchand can write, why can't I? At this moment, I am going to welcome Abid Surti, Urf Dabbuji, Urf the creator of Bahadur, Mr. Azad on stage. And जो युवा पत्रकार है दैनिक भास्कर ग्रुप की सेजल जैन और साक्षी जायसवाल, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि आबिद सुरती का सत्कार करें। जी से आपकी बहुत ही एक गहरी पहचान है। आप आबिद सुरती साहब को डब्बू जी से ही आपने मुझे कहा आप जानते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट। 50 साल पुरानी बात इसलिए है कि वो लोग वहां से भिंडी बाजार पहुंचते हैं और भिंडी बाजार के एक मकान में किसी ने उनसे कहा, आपको शायद इसके बारे में जानकारी है कि मुझे पता नहीं, मैं औरों को बता देता हूँ। 50 साल पहले भिंडी बाजार के एक मकान में वो पहुंचे और वहाँ जो महाशय रहते थे उन्होंने कहा कि मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। वो अंदर गए तो पता लगा कि उसके फर्श से लेकर दीवार की छत तक एक पेंटिंग तैयार हो गई और वो पेंटिंग दिखाना चाहते थे। कलाकार है, करिश्मा जानता होगा। उसने क्या किया, उस पेंटिंग का हिस्सा उस कुर्सी को भी बना दिया और कुर्सी को उस पेंटिंग का हिस्सा बनाने वाले वो जो महाशय है उनका नाम है आबिद। वो जो दिन थे, घर में राशन नहीं था, स्कूल के बच्चों की फीस नहीं थी, ऐसे बुरे वक्त से गुजर रहे थे, तो पेंटिंग के लिए कैनवास कहाँ से आएगा। घर में थोड़े कलर पड़े हुए थे तो मैंने पेंट करना शुरू किया। मेरी दीवार मेरा कैनवास बन गए। करते 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 पूरा हो गया। ये बात हमारे मकान मालिक को पता चली, डोंगरी पर पता चली तो वो आया, उसने देखा सारा कमरा और जो कार्टून वाली बात उसने कही कि पेंटिंग को यहाँ से बाहर निकाल कर स्मशान तक ले जाना है तो फाइनेंस में करवाना। यही फिर टाइम्स का एक पत्रकार आया, उसने देखा तो वो तो चकाचौंध रह गया। उसने फौरन मुझसे कहा किसी को मत बुलाना, टाइम्स में आने वाला है, एक दिन के नेक्स्ट डे आएगा। तो इस तरह ये टाइम्स में आया और ये बात ऐसी फैली कि मेरा घर जो है म्यूजियम पीस बन गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे कि भाई क्या है ये पेंटेड हाउस, कैसा होता है, किस तरह वर्कआउट किया होगा। और आपने जो अभी एक फिल्म देखी फिल्म्स डिवीजन की, आबिद फिल्म, वो उसी से इंस्पायर होकर वो बड़ी फिल्म बनी। ये आयोजन हो रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सारे लोग यहाँ पे आए। सिर्फ इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये जो इंसान आपके सामने है, दुनिया के सारे देशों के कार्टूनिस्ट के बारे में जब तय किया गया तो दुनिया के ये उन 15 शख्सियत में से एक है जिनको सबसे अच्छा कार्टूनिस्ट माना गया। तो जज की बात यही है कि यहाँ पे आबिद साहब हमारे सामने मौजूद है और हमें तो डर ये लग रहा था कि ये तो ऐसा सामने बैठ के खुद ही तस्वीर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये हमारे बारे में है कि किसी और के बारे में है। तो अच्छा हुआ है कि इन्होंने बीच में फुल स्टॉप लगा दिया
और मैं भी फुल स्टॉप लगा रहा हूँ ताकि अब आपसे सीधे बातचीत हो। और यहाँ पे अब मंच आपको सौंपते हैं, आप आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कई बातें बताई, उसमें एक बात ऐसी थी कि जो सैकड़ों लोग मुझसे कह चुके थे, और वो बात ये थी कि पहला परिचय, जैसा इन्होंने कहा, पहला परिचय डब्बू जी से हुआ और बाद में क्रिएटर से हुआ। वैसे ही मुझे याद है कि मेरे चाहने वालों में जो लिस्ट जो है उसमें सबसे टॉप पर, जैसे बताया, ओशो, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे पूरा सब सेलिब्रिटीज की लाइन लगी हुई है। तो मैं सिर्फ अटल जी की बात करता हूँ कि तब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, तब की बात है ये, और एक पार्टी रखी गई थी डॉक्टर धर्मवीर भारती के घर पर। उस पार्टी में उस दौर के जितने भी जीनियस थे सबको बुलाया गया था और अटल जी को भी इनविटेशन था। जब अटल जी एंटर हुए तो डॉक्टर भारती ने पहला जुमला कहा कि आइए मैं आपका परिचय डब्बू जी से करवाता हूँ। इससे 2 बातें, एक तो मुझे डब्बू जी कहा, दूसरा एक डायलॉग से पता चला कि अटल जी कितने बेचैन थे मुझसे मिलने के लिए। और कुछ नहीं कहा पार्टी के बारे में, आइए मैं आपका परिचय डब्बू जी से करवाता हूँ। फिर पलट कर देखा तो मैं पीछे ही ग्रुप में गपशप लड़ा रहा था, मुझे इशारा किया और मैं अटल जी के पास गया। मैं तो जानता नहीं था क्योंकि 2 सीट थी, इतना मैं पॉलिटिक्स में उतरा नहीं था। और अटल जी मेरे सामने खड़े हुए थे और ऐसे देख रहे थे जैसे ऊपर से श्री राम उतर कर सामने आए हो। और फिर मेरा हाथ पकड़ के ऐसे हिलाते रहे। वो दृश्य मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। वो हिलाते रहे और उनकी तोड़ में नाचती रही। ये हाथ शेकिंग चल रहा था, 15-20 सेकंड तक चला और बीच में डॉक्टर साहब ने एक और तीर छोड़ा कि अटल जी, इस शख्स ने धर्मियों को मुसलमान बना दिया है। क्योंकि डब्बू जी जो है आखिरी पन्ने पर छपता था और लोग धर्मियों को उल्टा खोलते थे, जैसे उर्दू किताबें खोली जाती हैं। तो ये कभी मैं भूलने वाला नहीं। तो मुझे किसी ने सुझाव दिया कि अभी आसान तरीका है तुम्हारे लिए पैसे बनाने का। अब तक ओशो ने तुम्हारा सारा कलेक्शन ही इस्तेमाल कर लिया और कॉपीराइट तो तुमसे लिए नहीं, तो तुम कॉपीराइट के लिए उस पर रिक्वेस्ट करो कि भाई कुछ तो दो। तब तक वो अमेरिका चला गया था। तो फिर मैंने उसको ओशो को खत लिखा। अब खत भी मैंने ऐसा पोलाइटली लिखा कि बुरा भी ना लगे और मुस्कुरा भी दे और मेरी बात भी बन जाए। तो मैंने खत में लिखा, तब ओशो ने 99 रोल्स रोल्स जो सबसे महंगी कार है वो ओशो ने वहां अमेरिका में इकट्ठी की थी। एक बची हुई थी, एक आती तो उनके अरमान पूरे हो जाते। तो मैंने खत में लिखा कि भैया मैं तुझसे पैसे नहीं मांग, डॉलर भी नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक रोल्स भेज दे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसने डब्बू जी को इस्तेमाल करना बंद किया और मुल्ला नसरुद्दीन को यूज करना शुरू कर दिया। की बात है जब हम लोग आजादी से पहले माइग्रेट करके बम्बई में आए थे, तब एक खौफ बैठा था, डर बैठ गया था, जैसे आजकल भी जरा खौफ बैठा हुआ है मुसलमानों में। वैसा ही खौफ ये था कि आजादी होने में मिलने वाली है और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश बनेगा, तो हमें तो यहाँ रहने देने ये लोग रहने नहीं देंगे, तो चलो पाकिस्तान। तो इसी में माइग्रेट करके हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद अब प्रॉब्लम ये शुरू हुए कि कुंबा था, पूरा कुंबा, और एक कमरा था जिसमें महिलाएं सोती थी और हम लोग फुटपाथ पे सोते थे।
ये पूरा कुंबा जो था उसमें मेरी दादी भी थी। तब मैं 6-7 साल का था और फुटपाथ पे कुछ बेचने के लिए बैठता था तो थोड़ी सी इनकम हो जाए। कमाने वाला घर में कोई नहीं था। मेरे वालिद थे जो बिस्तर पकड़ के खटिया पकड़ के बैठ गए थे वो। और मेरी अम्मी जो थी वो घर में झाड़ू पोछा ये वो जैसे भाइयाँ काम करती है वैसे वो करती थी। तो हम लोग जो भी कर सकते थे तो मैंने नीचे फुटपाथ पर बैठता था। इमली है, फिर क्या कहते हैं उसके साथ छोटी छोटी गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां, ये वो बेचने के लिए बैठते थे सवेरे। और शाम में कटोरा लेके भीख मांगने निकलते थे। करीबन 6-7 लड़के थे हम। तब एक ट्रेन चलती थी डॉक एरिया से। डॉक एरिया में जो सैनिक आते थे वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। करीब करीब वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी 1942 या 43 की बात। तो सैनिक वहां डॉक एरिया में उतरते थे। वहां से एक छोटी सी ट्रेन चलती थी। जैसे हमारे माथेरान की ट्रेन तो आप लोगों ने देखी कैसे स्लो चलती है, वैसी ट्रेन चलती तो उसमें सारे सैनिक बैठकर वीटी स्टेशन, जैसे आप छत्रपति शिवाजी महाराज कह रहे हैं, वो वीटी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस की ट्रेन के पीछे ट्रेन के साथ साथ बच्चे दौड़ते हैं। कुछ फूल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग कटोरा लेकर दौड़ते थे साथ में। सर गिव अस ए डॉलर, सर गिव अस ए पाउंड, जो भी 2-4 शब्द सीखे थे हम लोगों ने। सर गिव अस ए चॉकलेट, सर गिव अस समथिंग, इस तरह बोलते हुए साथ साथ दौड़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदे ने कॉमिक फेंका और सारे बच्चे टूट पड़े उस पर। सारे बच्चे टूट पड़े। सोचा कॉमिक के अंदर कुछ चॉकलेट होगी या कुछ होगा। तो किसी के हाथ में 4 पन्ने आए, किसी के हाथ में 2 पन्ने आए, किसी के हाथ में 1 पन्ना आया और मेरी किस्मत में भी 1 ही पन्ना लिखा था। तो मैंने देखा ये मिकी माउस का कॉमिक था और देखकर मुझे लगा कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ। यहाँ से कार्टून बनाने के बीच यहाँ से शुरुआत हुई। मुझे स्ट्राइक हुआ कि व्हाई नॉट आई सेल माय कार्टून्स। अब कार्टून बेचना कहा तो मुझे गाइडेंस मिला कि भाई एक टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस है, तुमने काफी कुछ काम किया है कार्टून के अंदर, और तुम जाके बताओ तो सही उन लोगों को। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि फुटपाथ पर ये लेके फूड बनाओ हैंडीक्राफ्ट में और ये करो। उसके बजाय मेरे पास तो अच्छा खासा कलेक्शन है कार्टून्स का। तो उसमें से मैंने सेलेक्ट किए और डोंगरी पर रहता था। डोंगरी से टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग 10 मिनट की वॉक। एड्रेस लेकर मैं वहां पहुंचा। बुरखा बाहर बैठा हुआ। बुरके से मैंने कहा मुझे साहब से मिलना। तो बुरके ने कहा देखो वो पैसेज था, कॉरिडोर, नीचे देखो वो केबिन दिखाई दे रही है, आखिर में थोड़ी लाइट जल रही है। मैंने कहा दिखाई दे रही है। बस वहां जाकर दरवाजे को दरवाजा के एडिटर के पास पहुंचा। मैं ऊपर वहां रख दिया और उन्होंने उठाया और वो मुस्कुरा दिए। मैं समझा बात बन गई। इतना काफी था मेरे लिए। अच्छा वो कार्टून जो था 1 फ्रेम कार्टून, लक्ष्मण का जो था ना कॉमन मैन, उसके अगेंस्ट अनकॉमन मैन, यानी अनकॉन्शियसली मैंने बनाया था। कोई उससे मैंने तो लक्ष्मण का नाम भी नहीं सुना था, टाइम्स ऑफ इंडिया की शक्ल भी नहीं देखी थी। अच्छा वो 1 फ्रेम जो था जिसमें डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखे और मुस्कुरा दे, ऐसे काम करने वाले कार्टून बहुत कम है या हार्डली अभी मैंने कहीं दिखाई नहीं। लेकिन एक दिल्ली में था बंदा जो बनाता था इस तरह के। तो मेरा जो कार्टून का आइडिया जो था वो एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप में एक पैसेंजर खड़ा हुआ है, उसकी बगल में एक बंदा खड़ा हुआ है जो जेब कतरा है। वो उसको दिखाता है देखो पीछे बोर्ड क्या लगा हुआ है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है जेब कतरों से सावधान, और उसका दूसरा हाथ उसकी जेब में है। अच्छा ये साइलेंट कार्टून।
पॉकेट कार्टून, बाद में इसको ब्रांडिंग दिया गया पॉकेट कार्टून लक्ष्मण ने। तो अब हम दोनों ने पैरेलल शुरू किया कि पहले उसने किया, पहला मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन दोनों का सफर जो है शुरू हुआ पॉकेट कार्टून से। उन्होंने पॉलिटिकल कई बनाए, उससे पहले भी बनाए थे, लेकिन पॉकेट कार्टून का जो था दैट वाज द रेयर आइडिया था कि भाई एक पॉकेट कार्टून में बात कह दो जो भी कहेंगे। वो संवाद यूज करते थे, मैं संवाद डायलॉग यूज नहीं करता था। तो इस तरह सफर शुरू हुआ। डब्बू जी के फैन जो थे मैंने बताया, ओशो भी थे, अटल जी भी थे, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ फैन जो था मेरा, हजारों लाखों की तादाद में है आज भी, कहीं जो बसे हुए हैं विदेश में, उन लोगों के मैसेज आते रहते हैं, सर आपसे मिलना है, आपने हमारा बचपन सुधार दिया। ये हैरत की बात ये है कि डब्बू जी बंद हुआ उसको भी 30 साल हो गए, लेकिन आज भी डब्बू जी जिंदा है मेरे लिए, चाहे मैं करोड़पति बन नहीं सका। आपके पिताजी ने कहा था करोड़पति बनने का, तो उसके बारे में कभी सोचा आपने? मैं तो वो भी भूल गया, मैं क्या तरीका बताया। उन्होंने कहा कि नेता बन जाओ, राजनीति में आ जाओ। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। एक मैसेज आया कनाडा से, एक मित्र ने भेजा, उसने बताया कि एक किताब छपी है 1001 कॉमिक्स, इतना बड़ा वॉल्यूम, उसने फोटोग्राफ भी भेजा है। 1001 कॉमिक्स यू मस्ट रीड बिफोर यू डाई। किसमें वर्ल्ड के बेस्ट कॉमिक्स का कलेक्शन है, और इंडिया में से सिर्फ एक चुना गया और वो बहादुर। दैनिक भास्कर के एग्जीक्यूटिव एडिटर भुवेंद्र त्यागी को इनवाइट करना चाहूंगी मंच पे कि आबिद सुर्ती जी के जितने रंग हो सकते थे वो हम सबने आज यहाँ देखे, और जब ये बोलते हैं बहुत प्यार से, बहुत फख्र से, गर्व के साथ, आई एम ओनली 90 ईयर्स, तो वही इनकी पूरी शख्सियत को बयान कर देता है। यहाँ पर बहादुर का जिक्र हुआ, डब्बू जी का जिक्र हुआ, और उनके अन्य कई किरदारों का जिक्र हुआ जो उन्होंने रचे। लेकिन बचपन में पराग में उनका इस धारावाहिक उपन्यास छपा था, और 72 साल का बच्चा, तो 72 साल का बच्चा जो मैंने पढ़ा था, उसकी एक एक लाइन अभी तक मुझे याद है कि वो 72 साल का जो कैरेक्टर था, और जो उसमें एकदम उसका दिल से वो बच्चा था, तो वो किस तरह से एक्सप्रेस करता था, और किस तरह से अपने पोते से भी छोटा बच्चा बनकर उसके साथ खेलता था, स्कूल जाता था उसके। तो वो 72 साल का बच्चा मुझे मेरे दिमाग में, मेरी स्मृति में डब्बू जी और उससे भी शायद कहीं आगे रह गया। और जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि जब 72 साल का बच्चा लिखा गया था, तब आबिद साहब 40 साल के बच्चे रहे होंगे जब वो लिखा गया था। तो आज आबिद साहब 90 साल के बच्चे हैं। तो ये जो बच्चा उनके अंदर है, यही उनके कलाकार को इग्नाइट करता है, प्रज्वलित करता है, और नई नई चीजें, नई नई सोच, नई नई ख्याल, नए नए ख्वाब और नई नई तासीरें, जो वो नई नई तस्वीरें जो वो रस्ते और सरसते चले जाते हैं, तो वो हमारे सामने धरोहर के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेगा। और जब वो 90 साल के बच्चे हैं, तब हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ पर किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 साल बाद हम फिर और करेंगे एक प्रोग्राम, और तब आबिद साहब बोलेंगे मैं 100 साल का बच्चा, only 100 years, और वो बोलेंगे only 100 years, और हम बोलेंगे कि आज हमारे साथ है एक 100 साल के बच्चे से। तो ये शाम शायद कभी भुलाए ना भूलेगी, आबिद साहब को भी याद रहेगी, हम सबको, आप सबको याद रहेगी। और